हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग यूपी पीसीएल टीजी 2 के पेपर को सॉल्व करेंगे। ये पेपर 10 नवंबर 2023 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो आज हम लोग पार्ट नंबर सेकंड को करेंगे। इसमें 25 क्वेश्चन को अटेंड करेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 26 के आगे से होगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अन्य सभी लोग इस वीडियो को लाइक व शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, दूसरों की तुलना में प्रेरणिक प्रकार के टेकोमीटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें गलत क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें से कौन सा गलत है, यानी कि ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन में नेगेटिव आंसर पूछ रहा है। नेगेटिव मतलब यह देखिए, इसमें जो ऑप्शन है यह कम गति को मापता है, ये गलत है। ये जो प्रेरणिक प्रकार के टेकोमीटर है यह हाई स्पीड को मेजर करता है, या ये कह सकते हैं हाई स्पीड मेजरिंग डिवाइस है। तो इसलिए इसमें जो गलत ऑप्शन है ये बी वाला है, इसलिए इसका सही ऑप्शन बी माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में द एडवांटेज ऑफ इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर डिवाइस ओवर बीजेटी और मॉसफेट इज दैट इट ऑफर्स। इसमें यह कह रहा है बीजेटी और मॉसफेट के प्लेस पर जो है यह आईजीबीटी इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसका क्या रीज़न है? इसका मेन रीज़न जो होता है ग्रेटर पावर गेन होता है। आईजीबीटी में ग्रेटर पावर गेन मिलता है, इसलिए आईजीबीटी को हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, यह बीजेटी और मॉसफेट के प्लेस पर। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ये डी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में वी कर्व ऑफ ए सिंक्रोनस मशीन सोज। तो जो वी कर्व दिखाया जाता है सिंक्रोनस मशीन में वो किसके किसके बीच में यह डिनोट किया जाता है या दर्शाया जाता है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा द रिलेशन बिटवीन फील्ड करंट एंड आर्मेचर करंट। फील्ड और आर्मेचर करंट के बीच में जो ग्राफ ड्रा किया जाता है उसे हम वी कर्व के नाम से जानते हैं। अब इसको देखिए किस तरीके ड्रा किया जाता है। अगर देखेंगे इसको कुछ इस तरीके ड्रा किया जाता है। ये देखिए वाई लाइन हो गई, ये एक्स लाइन है। एक्स लाइन पर जो है आई एफ होती है और वाई लाइन पे आई ए होगा। अब जैसे फील्ड करंट की वैल्यू जैसे हम बढ़ाएंगे, यहाँ पर देखिए ये वाई के पास में लैगिंग होगी। तो यानी कि अब जैसे जैसे फील्ड करंट को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट का वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा और एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। फिर एक्साइटेशन को हम ओवर करेंगे तो यह लीडिंग में जाने लगेगा और करंट की वैल्यू आर्मेचर करंट की वैल्यू फिर बढ़ती जाएगी। इधर साइड में LEAD लीडिंग होता है और इस पॉइंट पर यूनिटी होगा, यानी कि इसका पावर फैक्टर 1 के आसपास में होगा, यह यूनिटी होगा। तो इस तरीके फील्ड करंट एंड आर्मेचर करंट के बीच में इसको ड्रा किया जाता है, इसे वी कर्व के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में फॉर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ग्रेटर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑल मशीन मस्ट बी कनेक्टेड टू बस बार, द नेगेटिव टर्मिनल मस्ट बी कनेक्टेड टू द, यहाँ डैश दिया है बस बार। अब देखिए यह डीसी ट्रांसमिशन लाइन है। डीसी ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्या कर है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। अब इसमें एक बार फिर से देखिए, फॉर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ जनरेटर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑल मशीन मस्ट बी कनेक्टेड टू, यहाँ पर पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, यानी कि जो सभी पॉजिटिव टर्मिनल होंगे वो सभी पॉजिटिव से कनेक्ट होंगे, पॉजिटिव बस बार से। फिर सेकंड पॉइंट पे क्या है, द नेगेटिव टर्मिनल मस्ट बी कनेक्टेड टू, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट होंगी। जैसे मान लीजिए ये बस बार है, सपोज कर लीजिए ऊपर वाला पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अगर यहाँ पर मान लीजिए जनरेटर लगाया गया है, इसमें मान लीजिए एक पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको ले जा करके पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे, नेगेटिव को ला करके नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। अब मान लीजिए इसके अलावा मान लीजिए कोई और एक जनरेटर है
तो इसमें भी एक पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, तो ले जा करके नेगेटिव को नेगेटिव बस बार से कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव बस बार से कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके इसकी सप्लाई ट्रांसमिट की जाती है। तो अगला चलिए, इसमें जो सही ऑप्शन है ये डी वाला, पहले में पॉजिटिव फिल किया जाएगा और दूसरे में नेगेटिव। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिफाइन कैसे किया जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए होता है, पहला फार्मूला होता है वी आई टी, टी जहाँ टाइम, वी आई एक पावर, पावर में टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। और दूसरा इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर टी हम लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी लिख सकते हैं। तो इनमें से किसी को हम एनर्जी का पावर फार्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन इस ऑप्शन में देखेंगे कौन सा मैच कर रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन मैच कर रहा है ये वाला मैच कर रहा है, तो इसका ऑप्शन सही ए वाला होगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन ए वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन कॉइल पिच सीपी एंड पोल पिच पीपी रिप्रेजेंट फुल पिच वाइंडिंग। फुल पिच वाइंडिंग के लिए इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? देखिए, फुल पिच को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके लिए क्या है कि जो कॉइल पिच है उसके इक्वल में पोल पिच के इक्वल कर देते हैं, तो ये फुल पिच वाइंडिंग होता है। और शार्ट पिच के लिए ये सीपी की वैल्यू हम कम कर देते हैं, ये अगर कम कर देंगे तो ये शार्ट पिच हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू अगर हम इंक्रीज कर देंगे, यानी कि पोल पिच की अपेक्षा सीपी कॉइल पिच, सीपी ये पीपी है, सॉरी ये पीपी है, ये सीपी है, तो ये कॉइल पिच की वैल्यू अगर हम पीपी की अपेक्षा अगर हम बढ़ा देते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग पिच वाइंडिंग बोलेंगे। तो जब इक्वल रहेगा तो इसको हम फुल पिच वाइंडिंग बोलते हैं। इसलिए इसमें हम जो सही ऑप्शन है सी पी इक्वल टू पी पी, यानी फुल पिच वाइंडिंग के यही दोनों कॉइल पिच एंड पोल पिच दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी वाला सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, ए डीसी जनरेटर हुज फील्ड मैग्नेट वाइंडिंग इज सप्लाइड करंट फ्रॉम द आउटपुट ऑफ जनरेटर इटसेल्फ इज कॉल्ड। जैसे मान लीजिए कोई जनरेटर है उसमें दो वाइंडिंग होगी, एक तो फील्ड हो गया, दूसरा होता है आर्मेचर। आर्मेचर से क्या है कि वोल्टेज बिल्डअप होता है। अब यहाँ से जो वोल्टेज बिल्डअप हुआ, इसी वोल्टेज को ले जा करके हम फील्ड वाइंडिंग में दे देते हैं। अगर यह फील्ड वाइंडिंग में दे देते हैं तो इस तरीके की जो जनरेटर होता है उसको हम सेल्फ, यानी कि ये अपना ही एनर्जी को वो खुद ही फील्ड में दे देता है, इसलिए इसको सेल्फ एक्साइटेड मशीन बोलेंगे, जो यहाँ इस ऑप्शन में मिल रहा है। इसमें जो ऑप्शन मिल रहा है सेल्फ एक्साइटेड मशीन बोलेंगे, सेल्फ एक्साइटेड। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है बी वाला। अगर मान लीजिए सेपरेटली एक्साइटेड की बात करें तो सेपरेटली एक्साइटेड में यहाँ जो जनरेटर जनरेट कर रहा है वोल्टेज, इसको यहाँ से हम सप्लाई न दे करके हम किसी बाहर के सोर्स से हम, जैसे मान लीजिए बैटरी वगैरह लगा करके इसको हम एक्साइट करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर बोलेंगे। अगर हम किसी बाहरी सोर्स से इसका एक्साइट करते हैं फील्ड वाइंडिंग को, तो इसको हम एक्सटर्नल या इसको हम सेपरेटली एक्साइटेड मशीन बोलेंगे। अगर यह अंदर के ही एनर्जी से यह एक्साइट हो रहा है फील्ड वाइंडिंग, तो इसको हम सेल्फ एक्साइटेड मशीन बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर यूजेटी। यूजेटी के लिए अगर देखेंगे सिंबल जो होता है कुछ इस तरीके होता है, ये देखिए ये होगा और यहाँ पर ये होगा, कुछ इस तरीके होता है और ये यूजेटी के लिए ये होगा। यहाँ पे इसको बेस 1 बोलेंगे, इसको हम बेस 2 बोलेंगे और इसको हम बोलते हैं, ये कह सकते हैं इसको गेट बोलते हैं।
तो इस तरीके इसका सिंबल होता है। इसमें 3 टर्मिनल और एक लेयर होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, इट हैज़ 3 टर्मिनल एंड 1 जंक्शन। देखेंगे यहाँ पर एक 1 जंक्शन बन रहा है और यहाँ टर्मिनल 1, 2 एंड 3, ये 3 टर्मिनल बन रहा है। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ये बी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में विच टाइप ऑफ अल्फाबेट्स आर यूज्ड टू मेक द कोर शेप ऑफ सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर है उसका थोड़ा कंस्ट्रक्शन देखते हैं किस तरीके होता है। देखिए ये कुछ इस तरीके होता है सेल टाइप का ट्रांसफार्मर, कुछ इस तरीके होता है। अब देखेंगे इसको, अगर हम एक यहाँ पर ऐसे लाइन बना देंगे तो एक ये वाला कोर आई टाइप का बन रहा है और यहाँ से देखेंगे कुछ ये वाला पोर्शन कुछ ई टाइप का बन रहा है। यानी कि ई और आई का हम मिला करके इसमें हम सेल टाइप के डिजाइन करते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ये ए वाला, ई एंड आई को हम मिला करके सेल टाइप के ट्रांसफार्मर के कोर बनाते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन ए वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 में यदि यूनिवर्सल मोटर घरघराहट की ध्वनि उत्पन्न करती है या अधिक गर्म होने के कारण बलाघूर्ण की कमी हो तो क्या करना चाहिए। अगर इसमें टार्क की कमी है और इसमें घरघराहट की आवाज़ है तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है, फील्ड वाइंडिंग को हमें रिवाइंड करनी चाहिए। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ए वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड एज लो मेल्टिंग पॉइंट इन फ्यूज। तो इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट फ्यूज के पर्पज से जो यूज करते हैं, तो इसमें से जो मटेरियल है देखिए, सिल्वर भी फ्यूज की जगह यूज करते हैं, कॉपर भी, टिन भी एंड एल्यूमिनियम भी। और टिन का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, यह लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में यह मेल्ट कर जाता है। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ये सी वाला होगा। इसका सही ऑप्शन सी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 20% टॉलरेंस इन कलर कोड रेजिस्टेंस। यानी कि कलर कोड रेजिस्टेंस में जो टॉलरेंस होती है इसमें 20% होगा। तो देखिए अगर गोल्ड की अगर बात करेंगे, गोल्ड में ±5% होता है ये टॉलरेंस, और सिल्वर है, अगर सिल्वर में ±10% के आसपास होता है। और अगर कोई कलर बैंड नहीं दिया गया है, नो कलर है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि इसमें जो टॉलरेंस होती है वो 20% होती है। तो इसमें अगर कोई कलर नहीं है, 20% के लिए पूछ रहा है, इसलिए इसमें कोई कलर नहीं दिया जाता है, यह 20% के लिए होगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर गुड इल्यूमिनेशन। यानी कि अच्छे प्रकाश के लिए सबसे बेस्ट या अच्छा करेक्ट सही ऑप्शन क्या है। तो इसमें जो ऑप्शन है सुफिशियंट लाइट। अगर सुफिशियंट लाइट है तो उसमें इल्यूमिनेशन अच्छा होगा। यानी कि इल्यूमिनेशन को जो यूनिट होती है, लक्स होता है या ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है। अगर सुफिशियंट लाइट है तो उसमें निश्चित रूप से इल्यूमिनेशन अच्छा होगा। तो इसलिए इसमें सुफिशियंट लाइट होना आवश्यक है, इसलिए इसका सही ऑप्शन सी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड टाइप वायरिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड टाइप सिस्टम में देखेंगे इसको जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें क्या हो सकता है, ऑल लोड आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम वोल्टेज। यानी कि सेम वोल्टेज ताकि मिल सके, हर लोड को सेम वोल्टेज मिल सके। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो सोर्स आ रहा है 220 वोल्ट का है, तो हर इक्विपमेंट को 220 ही मिले। अगर मान लीजिए, और जैसे मान लीजिए अन्य टाइप की कुछ वायरिंग ऐसे हैं, तो जैसे हम यहाँ पर स्टार्टिंग जो सोर्स के टर्मिनल या जो हमारे पास सोर्स आया है जो के सर्विस मेन केबल के पास में है, तो उसमें ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, और जो लास्ट टर्मिनल पर है वहाँ पर कम वोल्टेज होगा।
तो यहाँ इस तरीके के वायरिंग का मेन पर्पज होता है हर इंस्ट्रूमेंट को सेम वोल्टेज मिल सके। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बी वाला सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शंट फील्ड रेजिस्टेंस व्हिच जस्ट एक्साइट्स द शंट जनरेटर इज कॉल्ड। तो इसमें जैसे जब स्टार्टिंग में जैसे एक्साइट किया जाता है तो जैसे मान लीजिए वोल्टेज तभी बिल्डअप होगा जब क्रिटिकल रेजिस्टेंस से वैल्यू की क्रिटिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू से कम हो। तो जैसे ये जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा, इसमें क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू, हाँ देखिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शंट फील्ड रेजिस्टेंस व्हिच जस्ट एक्साइट्स द शंट जनरेटर इज कॉल्ड। इसको बोलते हैं क्रिटिकल रेजिस्टेंस। क्रिटिकल रेजिस्टेंस से अगर ऊपर की वैल्यू ऊपर रेजिस्टेंस होगा तो ये जो आउटपुट पर हमें वोल्टेज मिलता है वो वोल्टेज की वैल्यू नहीं मिलेगी, और क्रिटिकल वैल्यू से अगर नीचे रेजिस्टेंस कर दिया जाएगा तभी हमें आउटपुट पर वोल्टेज मिलता है। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है सी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ लेड एसिड सेल इज इंक्रीज्ड। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जैसे लेड एसिड बैटरी यानी कि लेड एसिड सेल की रेजिस्टेंस की वैल्यू हम इंक्रीज कर सकते हैं। क्या करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें देखिए स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट इंक्रीजेज, यानी कि दो प्लेटों के बीच का जो रेजिस्टेंस होता है वो प्लेट के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए ये प्लेट है और ये प्लेट है, अगर डिस्टेंस इसकी अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, अगर घटा देंगे तो आर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए हमें कह रहा है कि इंक्रीज रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना है, स्पेसिंग बिटवीन प्लेट्स, द प्लेट्स इंक्रीजेज। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है सी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ लेड एसिड सेल इज। जो लेड एसिड सेल होता है उसके अंदर का जो रेजिस्टेंस होता है वेरी स्मॉल इन मिली ओम, यानी कि मिली ओम के आसपास में होता है। अगर दोनों टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस वैल्यू मेजर करेंगे नियरली मिली ओम के आसपास में होगा, यानी कि 1 ओम से कम होगा। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है बी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में इन ए ट्रांजिस्टर बेस करंट इज यूजुअली वेरी स्मॉल, यानी कि बेस करंट का वैल्यू वेरी स्मॉल बहुत कम है। एमिटर करंट इज नियरली इक्वल टू। अब देखिए एक फार्मूला देखना है यहाँ पे, आई ई इक्वल टू होता है एक फार्मूला आई बी प्लस आई सी, यानी कि एमिटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट है। अगर यह बहुत कम है या यह कह सकते हैं अगर इसको जीरो कर देंगे तो जो एमिटर करंट है एमिटर करंट इक्वल टू आई ई इक्वल टू आई सी के इक्वल हो जाएगा। तो यही चीज़ पूछ रहा है, तो यानी कि एमिटर करंट किसके इक्वल होगा, कलेक्टर करंट के इक्वल हो जाएगा। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ए वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, व्हिच ऑफ द सिंबल इज यूज्ड इन लेआउट फॉर लैंप और आउटलेट फॉर लैंप। तो इसमें कौन सा सिंबल यह लैंप के लिए है। तो जो ये कह रहा है आउटलेट फॉर लैंप और आउटलेट फॉर लैंप, ये कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, ये आउटलेट फॉर लैंप के लिए। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ये डी वाला होगा, इसका सही ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 में किस वर्ग का एम्पलीफायर एक ट्यून्ड एम्पलीफायर होता है जो ट्यून्ड या अनट्यून्ड दो भिन्न प्रचालन मोड में कार्य करता है। तो इसमें इस तरीके की जो एम्पलीफायर होता है वो सी टाइप की होता है, सी
वर्ग क्लास सी टाइप के होता है। तो इसमें जो है ट्यून्ड और अनट्यून्ड दोनों में जो है इसको प्रचालन किया जा सकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है बी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 में अराउंड द स्मॉलर पोर्शन ऑफ द पोल, around the smaller portion of the pole a short circuited ring is placed inside that pole motor known as। यानी कि ये कह रहा है कि अगर सर्किटेड पोल में एक कुछ पोर्शन, यानी कि पोल का कुछ पोर्शन शॉर्ट सर्किटेड एक रिंग शॉर्ट सर्किट करके बनाया जाता है, उस रिंग को क्या बोलते हैं, सैडिंग वाइंडिंग बोलते हैं, उसको सैडिंग वाइंडिंग बोलते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है ये ए वाला होगा, ये वाला। अब इसका डिजाइन अगर देखेंगे कुछ इस तरीके होता है, जैसे ये देखिए ये कोर है, इसके अंदर रोटर होगा। अब इसी में कुछ पोर्शन जो है देखेंगे ऐसे ये कट कर दिया जाएगा और यहाँ से ये, अब इसी में जो है मोटी वायर से जो है इसको लगा करके ये शॉर्ट सर्किटेड कर दिया जाता है। इस रिंग को हम बोलते हैं सैडिंग वाइंडिंग, DING, सैडिंग वाइंडिंग बोलते हैं। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन ए वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एन आयनिक बॉन्ड मटेरियल। आयनिक बॉन्ड मटेरियल कौन सा मटेरियल है, कौन से मटेरियल में आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, ये कह रहा है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ये सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक कह सकते हैं यह एक नमक है, सोडियम क्लोराइड एक नमक है। अब इसके अंदर आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। तो और बाकी ये जर्मेनियम को कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, सिलिकॉन में भी कोवैलेंट और कॉपर में मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है, और सोडियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड मिलता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन ये बी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में सिंक्रोनस मोटर हैज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग अंडर इलेक्ट्रिकल पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर, इलेक्ट्रिकल पावर फैक्टर के बेस पर इसको डिफाइन करना है, तो किस पर यह ऑपरेट होता है। तो इसमें अगर ऑपरेट होने की बात करेंगे तो यह लैगिंग में भी ऑपरेट किया जा सकता है और लीडिंग में भी, और तीसरी कंडीशन यूनिटी पावर फैक्टर में भी ऑपरेट किया जा सकता है। तो इसलिए इसमें देखेंगे यूनिटी, लीडिंग और लैगिंग, ये तीनों में ऑपरेट किया जा सकता है। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ए वाला, यानी कि एनी कंडीशन में भी हम ऑपरेट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 में जब गलत कनेक्शन से या तो फ्यूज उड़ जाता है, या लैंप मंद जलता है, या बिल्कुल भी चालू नहीं होता है, तब वायरिंग में किस प्रकार के दोष होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि नई वायरिंग में मुख्य दोष पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई इंस्टॉल किया जा रहा है रिसेंटली, तो इस तरीके की जो वाइंडिंग होती है अक्सरतर इस तरीके के फॉल्ट मिलता है, यानी कि अनबैलेंस, ये कह सकते हैं कि वायरिंग का जो कनेक्शन है वो रंग तरीके से किया गया है, जिससे कभी कुछ फॉल्ट दिख रहा है तो कभी कुछ फॉल्ट है। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है इसमें डी वाला होगा। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस पावर एट जीरो इफ द अल्टरनेटिंग करंट I इक्वल टू 2 sin 100 pi t इज फ्लोइंग थ्रू 20 ओम रजिस्टेंस। यानी कि 20 ओम रजिस्टेंस में इसमें पावर की वैल्यू क्या होगी। तो जो पावर की वैल्यू होगी, अब सबसे पहले हम देखिए करंट, इसमें इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू हम देखते हैं क्या होगी। आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू इक्वल टू होता है आई मैक्स की वैल्यू कितना है 2 sin 100 पाई एंड टी। अब यहाँ टी की वैल्यू कितना है, यहाँ पे हम जीरो रखेंगे। अगर टी की वैल्यू अगर हम जीरो रखते हैं, साइन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो
अब साइन जीरो की वैल्यू होता है जीरो। अब जब जीरो है तो यानी कि करंट वैल्यू होगी जीरो। जब करंट की वैल्यू अगर जीरो होगी तो जो पावर भी कंज्यूम होगा 20 वाट में, 20 ओम रेजिस्टेंस में, उसकी वैल्यू भी जीरो होगा। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है सी वाला होगा। तो आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।